जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचार और उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद करने के लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर इनकी जननायक नहीं हो गए थे। वह समय था जब बिहार का सबसे बड़ा नेता मुख्यमंत्री कोई हो जाए, लेकिन सबसे बड़ा नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर हुआ करते थे। और यह नेतृत्व उन्होंने जो स्थापित किया था, जो समाज के छूटे हुए लोगों की आवाज बनकर स्थापित किया था। जननायक कर्पूरी ठाकुर की विरासत को और अमर शहीद देव प्रसाद जिन्होंने समझौता की बात की थी, 190 की बात की थी, उनकी विरासत को, दोनों की विरासत को पूरी माननीय लालू प्रसाद जी ने अपने दामन में समझा। 90 से लेकर और जब तक हमारी सरकार बनी आज भी उन्होंने सिद्ध कर दिया कि व्यवहारिक रूप से सामाजिक न्याय जिसकी चिंता जननायक कर्पूरी ठाकुर से महान नेताओं को थी, उसको उन्होंने जमीन पर व्यवहारिक होता नवादा उसका एक बड़ा उदाहरण है। एक जमाना था जब बरहिया की सड़कों पर हमारे बाप दादों को जूता और चप्पल पहन के नहीं चलने दिया जाता था। ऐसी बातें हवा में थी और लोग इस बात पर अफसोस करते थे और समाजवादियों के बीच इस बात की बुलाहट थी कि कब समय बदलेगा, कब वक्त बदलेगा। 2090 का 1990 का वक्त आया और जब लालू प्रसाद जी सत्ता पर बैठे तो उन्होंने जो कुछ भी कहा और जो कुछ भी क्रिया अपनाई, लेकिन जमीन पर रहने वाले लोगों के मुंह में मजबूत आवाज आई और उसका सामाजिक परिवर्तन शुरू हुआ। तो लोग उम्र के हैं 20-30 वर्ष पहले इस स्थिति को जानते हैं, लेकिन नई पीढ़ी को हम लोग ट्रेन नहीं कर पा रहे। नई पीढ़ी तक अपनी बातों को नहीं पहुंचा रहे हैं। नई पीढ़ी नहीं जान रही है कि हमारे पुरखों को उनका बात से नहीं चलने दिया जाता। और मैं हमारे एक भाई उसी बरहिया में इम्प्लॉय थे, मैं कोई सुनी हुई बात नहीं कर रहा। और इस तरह के घटनाक्रम हुए जो बताते हैं कि बहुत बात पर सामाजिक विषमता बनी रही। जननायक कर्पूरी ठाकुर ने अपने समय में आरक्षण का फैसला लगाया तो उनको गालियां दी गई, उनको प्रताड़ित किया गया और लालू प्रसाद जी ने उस स्थिति को देखकर शक्ति बरती और जमीन पर सामाजिक न्याय को लागू करने का काम किया। हम आज जाति जनगणना तो बड़ा कोलाहल मचा हुआ उस कैंप जिस कैंप में जातिवाद बहुत सिस्टमैटिकली होता है, बहुत शांतिपूर्वक जातिवाद किया जाता है, यहाँ मौन जातिवाद किया जाता है। मान लो भाई लोग जब कोई बात बोलते तो लगता है कि दिल साफ है, लेकिन जो मौन जातिवाद करता है वो ज्यादा खतरनाक है। उसी का नतीजा है कि आजादी के 70 वर्ष होने वाले लोग 70 वर्ष बाद भी 80% 85% आबादी के लोग 15% सरकारी नौकरी में, और जो 15% वाले हैं उनके लोग 85% लोग सरकारी नौकरी में बैठे हुए। सरकारी नौकरी मतलब किरानी नौकरी नहीं, जितने IAS प्रमुख जगहों पर स्थापित है 80% लोग। ये जो भी समस्या रही है इसको लोग ढकना चाहते हैं और लालू प्रसाद जी ने समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए जो पिछड़ा अति पिछड़ा नहीं था, इसी में सब शामिल थे। जिस समय अति पिछड़ा और पिछड़ा नहीं बना था उस समय भी लालू जी ने अति पिछड़ा समाज के तमाम लोगों पर ध्यान दिया। अरविंद सर ये भी बता रहे थे कि कौन कौन से लोग जिस समय डॉक्टर जयनारायण प्रसाद निषाद को भारत का मंत्री बनाया गया था, यह योगदान माननीय लालू प्रसाद जी का था। उसके पहले देश में किसी विशाल समाज या केंद्रीय मंत्री नहीं बना।
सरकार को भूलता है, अब जान लीजिए कि इसके साथ भी धोखा होता है। और आज सही बात कही गई कि जब कभी भी सामाजिक न्याय की बात होती है तो उसको जातिवाद का नाम दिया जाता है। जातीय जनगणना को जातीय जनगणना वो जातिवाद का सूचक नहीं है, और इस बात का सूचक है कि सामाजिक जो लोग बेईमानी करते हैं वो लोग सामाजिक न्याय के नाम पर चुप रहते हैं, और जैसे ही उसको लागू किया जाता है तो कहा जाता है कि समाज जातिवाद हो। अरे भाई तुम इतने दिनों से 85% जगह पर छेड़े हुए हो, ये जातिवाद नहीं। और हम यदि मांग करें कि हमारी आबादी के हिसाब से हमको हक मिलना चाहिए तो ये जातिवाद है। तो जातिवाद बोल बोल के और माहौल खराब करके वैसे तमाम नेताओं को बेइज्जत किया गया है। आपको मालूम होगा जो पुराने लोग हैं, जगदेव बाबू को आतंकवादी घोषित कर दिया था। जगदेव बाबू ने जब आवाज उठाई कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो उनकी हत्या तो हो ही गई और उनको आतंकवादी मेरा बताकर क्या नाम दिया गया और आतंकवादी करार दिया गया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि माननीय लालू प्रसाद जी ने फिर से जगदेव बाबू के सारे इतिहास को बिहार कर और पटल पर लाकर अपने कार्यकाल में उनको एक क्रांतिकारी नेता घोषित किया और उनकी मूर्ति को पटना के मुख्य चौराहे पर स्थापित किया। यह जगदेव बाबू का सम्मान नहीं था, समाज के 90% लोगों को सम्मान था, जिसकी बात जगदेव बाबू ने, जिसकी आवाज जगदेव बाबू ने, और उन्हीं बातों को दूसरे रूप में लालू जी ने लागू किया। मछली पकड़ने वालों, घोंघा चुनने वालों, सुअर चलाने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। यह हुआ का आह्वान था समाज के 90% लोगों का, जो आह्वान कभी जगदेव बाबू दूसरे शब्द और खड़े शब्दों में किया करते थे। समाज जग चुका था, लालू जी ने शक्ति बढ़ दी। जगदेव बाबू ने कहा था पहली पीढ़ी गोली खाएगी, क्रांति करने वालों की पहली पीढ़ी गोली खाएगी, गोली से मारेगा। दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, लालू जी जेल का रास्ता उन लोगों ने अपने पूरे प्रयास के साथ दिखा दिया। और तीसरी पीढ़ी राज करेगी जो आपके लिए है। अब आपके राज करने का समय है, लेकिन जगिए, नहीं जगिएगा तो राज सत्ता इतनी आसान चीज नहीं है। तो फिर कल को भ्रम फैलाएगा, फिर आपको सत्ता एक दिन की कोई घटना पुलवामा कैसे हुआ इस पर मैं बोलना नहीं चाहता, क्योंकि पहले ही मैंने एक बार इस पर बयान दे दिया तो राष्ट्रीय न्यूज बन गया था। और मैं जब जगदेव बाबू की बात करता हूँ, 100 में 90 की बात करता हूँ, तो अभी राष्ट्रीय न्यूज बन जाता है और हमें भी विलेन करार देने की कोशिश करती है। ये क्यों है? वही चीज है, जब सामाजिक न्याय की बात कीजिए तो आपको किसी न जातिवादी बताकर और उसको साफ कर दिया जाता है और दूर अंदर तमाम जातिवाद को अपनाकर और अपने सत्ता को राजनीति के माध्यम से और कार्यपालिका के माध्यम से करने की कोशिश करेंगे। अब कोई सरकार ने मतलब राजनीति और सत्ता और कार्यपालिका तो छोड़िए, न्यायपालिका तक प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। चुनाव आयोग से प्रभावित किए जाने की कोशिश हो रही है। तो कोई चीज बचा ही नहीं इस पर जहाँ पर न्याय की जा सके भविष्य में भी हो सकता है। इसीलिए तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप कोशिश नहीं होनी चाहिए, सत्ता के द्वारा यह कोशिश नहीं होनी चाहिए। तो सत्ता चलाने वाले को निरपेक्षता का ख्याल रखा जाना चाहिए। संविधान के मूल विषय उसके फाउंडेशन और जितने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसको प्रभावित करने की कोशिश नहीं हुई और तभी देश में न्याय की व्यवस्था स्थापित हो सकती है। और नहीं तो अन्याय होता रहेगा, समाज के छूटे हुए लोग छूटे रह जाएंगे और जो आगे बढ़े हुए हैं आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपके रहते हुए, जागरूक जनता के रहते हुए
रेलवे भी किया, हवाई जहाज भी किया, इंडियन ऑयल भी किया, लाइफ इंश्योरेंस भी किया, ट्रैक्टर ये बात भी क्या करने वाला है। लेकिन कहा क्या जा रहा है, देश प्रगति कर रहा है, विश्व गुरु बन रहा है। ये गुरु बनने का जो जुनून है वो सिर्फ दिखाने के लिए, लेकिन जो हो रहा है हकीकत है। इस बात को इंडिया भी आपके पूरी तरह आपके मतलब स्वतंत्र नहीं है जो आपको बता सके कि देश को और क्या करना है। इसलिए हमको आपको देखने की जरूरत है। वोट महिला आरक्षण की घोषणा की गई, यह सिर्फ कपोल कल्पना है और ऐसी घोषणा की गई है कि एक इलेक्शन भर महिला हमको वोट देगी और उसके बाद कब लागू होगा उसमें माननीय लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में या तेजस्वी जी के नेतृत्व में पार्लियामेंट लालू प्रसाद उस समय रेल मंत्री पार्लियामेंट में जब कभी आया हम लोग सत्ता पक्ष में रहकर हम लोगों ने महिला आरक्षण में आरक्षण के अंदर आरक्षण की मांग की थी। इसमें अति पिछड़ा समान समाज के दलित समाज के लोगों को आरक्षण, महिलाओं को आरक्षण मिले, वो नहीं माना गया। अब इन लोगों ने अभी सिर्फ घोषणा कर दी, यानी कि टोकन देके और ये वोट लेना चाहते थे। तमाम चतुराई करने पर तुले हुए हैं लोग और दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं, आरक्षण समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, आरक्षण समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं किसी न किसी माध्यम। तो चाहे अब मैं ज़्यादा इसको नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि इस तरह की बातों को गलत ढंग से छापने की कोशिश की होती है कुछ गोदी मीडिया के द्वारा। आज एक जमाना था जिस जमाने में लड़ाई होती थी तो बंदूक, रिवॉल्वर, गोली निकाली जाती थी और तैयार किया जाता था कि लड़ाई में गोली का इस्तेमाल करेंगे। आज की गोली और बंदूक वोट को इतनी ताकत है जितना बुलेट में ताकत है। इसलिए अपने वोट को और आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहिए। 2024 कोई आसान चुनाव नहीं है। यह बात सही है, पूरी विपक्षी एकता बन रही है माननीय लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, तेजस्वी प्रसाद जी के नेतृत्व में, लेकिन उसके बावजूद उनके पास तो उससे कम नहीं। जो उसके अपनाएंगे तो हमारे लोग सतर्क रहे इस बात के लिए कि उससे हमारा वोट का ह्रास नहीं हो। आज अति पिछड़ा सम्मेलन बिहार में पूरे बिहार पैमाने पर पार्टी की ओर से अरविंद सहनी जी पूरे बिहार में घूमकर अति पिछड़ा समाज में जाकर वो संदेश दे रहे हैं। मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ अपनी ओर से और पार्टी की ओर से। यह समाज जो बिल्कुल ऐसा महसूस कर रहा है, मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे अरविंद सहनी जी और पार्टी के प्रति अति पिछड़े समाज की आस्था बढ़ती जा रही है। और मैं आपको शाबाशी देना चाहता हूँ।